बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ेरी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप सवाल से आगे। नाज़रीन, 9 मई के 2 केसेस के आज फैसले आए हैं और उन फैसलों में उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी साहब को 10-10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है। शाह महमूद कुरैशी साहब को आज फिर दोनों मुकदमात में बरी कर दिया गया है। इसकी क्या आखिर वजूहात बन रही हैं? इससे कबल भी शाह महमूद कुरैशी साहब को 9 मई के जो मुख्तलिफ मुकदमात थे उनमें बरी कर दिया गया। ये लाहौर शादमान के इलाके में पुलिस की गाड़ियों को आग लगाने का मुकदमा था। शाह महमूद कुरैशी साहब कराची में मौजूद थे, इस वजह से उनको बरी किया गया कि चूँकि लाहौर में मौजूद नहीं थे, ना ही उनकी जानिब से कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस आई थी, तो इस वजह से उनको बरी कर दिया गया है। इस पर बहरहाल कयास आराइयाँ ज़रूर हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब किस तरह से 9 मई के मुकदमात से बच रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब के पर्सनल गार्ड हाफिज़ मोहम्मद अशरफ साहब, ये 9 मई के आज मुकदमे में इनको सज़ा हुई है 10 साल की, लेकिन ये मौजूद थे 9 मई के दिन इमरान खान साहब के साथ। जब आपको पता है कि इमरान खान साहब हाई कोर्ट गए थे, वहाँ से उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी, तो इनको कैसे सज़ा हो गई, ये भी एक सवाल उठाया जा रहा है। आज इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब ऑपरेशन सिंदूर की गूंज है, भारत से ये बयानात आ रहे हैं कि ऑपरेशन सिर्फ रिज्यूम, इसे दोबारा रिज्यूम किया जाएगा, ये पॉज हुआ है सिर्फ ऑपरेशन। और जो हाई मिलिट्री कमांड है, ऑफिशल्स जो हैं उनके, वो ऐसे बयानात दे रहे हैं। आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल ने इन बयानात को डायसेक्ट करके बड़ा वाज़े बयान दे दिया कि अगर भारत ने ऐसी कोई कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा भारत को। और पाकिस्तान जो कि एक न्यूक्लियर पावर है, वो जानता है कि उसने कैसे हिफाजत करनी है अपने लोगों की, इस सरजमीन की। इस पर भी बात करेंगे आज। हमारे साथ नाज़रीन मौजूद हैं एडवोकेट हाफिज़ एहसान साहब, फैसल चौधरी साहब वकील हैं इमरान खान साहब के। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद खान साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का। स्टार्टिंग फ्रॉम यू हाफिज़ साहब। हाफिज़ साहब, ये बात क्या है कि एक शख्स जो कि इस्लामाबाद में मौजूद हो और इमरान खान साहब का पर्सनल गार्ड हो, लाहौर के मुकदमे में उसे 10 साल सज़ा हो जाती है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि कराची में मौजूद थे, उनको छोड़ दिया जाता है, जबकि एक बड़ी पोजीशन पे भी हैं वो। व्हाट डू यू थिंक कि किस तरह से फैसला दिया गया ये? बिस्मिल्लाह कमर, एक तो ये है कि आप दो चीज़ों को ज़रा डिस्टिंक्ट करें, फिर आप इस चीज़ पे आएगा। एक तो डिस्टिंक्शन इसके अंदर ये है कि 9 मई को जिस पैटर्न के ऊपर, जिस स्केल के ऊपर, जिस हाई प्रोफाइल जो टारगेट से उनकी सिलेक्शंस के अंदर, उस कोऑर्डिनेशंस के अंदर, वो सारी की सारी चीज़ें जो थी वो प्री प्लान थी, प्री मीडिएटेड थी, इनोसेंट एक्ट नहीं था। और वो जो 4-5 घंटे की एक्सरसाइज है, उसके अंदर पाकिस्तान के मिलिट्री लॉज की भी वायलेशंस की गई, एंटी टेररिज्म एक्ट की भी वायलेशंस की गई, उसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी वायलेशंस की गई और पाकिस्तान पिनल कोड्स की वायलेशंस की गई। अब दूसरा उसके अंदर ये है कि दो चीज़ें आगे बढ़ी, एक आपके मिलिट्री कोर्ट्स की आई, दूसरी एंटी टेररिज्म कोर्ट्स की आई। एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के अंदर ये 5वीं जजमेंट जो है वो आपके सामने आई है, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, और अब उस चीज़ के अंदर आया है। अब ये है कि जब आप यहाँ पे टॉक शोज़ के अंदर बैठते हैं तो आप सिर्फ उन चीज़ों को पिन पॉइंट करते हैं कि जी ये फ़ैसला है, ये इस तरह आया, ये आया। जितनी देर तक आप उस जजमेंट को एनालाइज करके नहीं करेंगे कि कौन सी ऐसी ग्राउंड थी कि जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है एक शख्स को बरी किया गया है या दूसरे शख्स को निकाला गया, चूँकि बुनियादी तौर पर ये सारे के सारे जो केसेस थे, अगर किसी की जगह फ़िज़िकल प्रेजेंस नहीं थी तो वो उस कोऑर्डिनेशंस के अंदर, प्लानिंग के अंदर, इंस्टिगेशंस के अंदर, प्रोवोकेशंस के अंदर था। और मीटिंग के साथ साथ आपका डिजिटल मीडिया के अंदर भी आप किसी को प्रोवोक करते हैं या उस कोऑर्डिनेट करते हैं। अब शाह महमूद कुरैशी से तो कर सकते हैं, वो किसी मीटिंग में शामिल होंगे, किसी प्लानिंग में शामिल होंगे। इमरान खान का पर्सनल गार्ड उसी कितनी से होगी पार्टी में? मैं सुन लेना। अब अगला ये है कि जब आपके ऊपर एक चार्ज लग जाता है, आपके ऊपर FIR बन जाती है, उसके बाद ये है कि प्रोसिक्यूशन अपना केस लेके आती है। आप पे ये आता है कि आपने उस बर्डन को डिस्चार्ज करना है, और उस बर्डन को डिस्चार्ज करने के अंदर दो ही आपके पास डिफेंस आते हैं। एक आपके पास डिफेंस ये है कि मैं मौके पे मौजूद नहीं था, और उस मौजूदगी के लिए आप सर्टन विटनेसेस जो हैं वो लेके आते हैं जो आपके उस नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं, और अदालत उस नतीजे पे पहुंचती है। दूसरा ये है कि आप एवेजिव डिनाइल मोड के अंदर चले जाते हैं और आप कहते हैं जी मेरा इससे ताल्लुक ही कोई नहीं। अब दोनों सिचुएशन के अंदर जो है एज ए लीगल प्रैक्टिशनर मैं आपको बताऊं उसके डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज हैं। एक ऐसा शख्स है, अगर वो आया है अदालत के अंदर, उसने अपने आप की बरीयत के ऊपर या डिफेंस के ऊपर किया है
उसका कॉन्सिक्वेंस होगा, अदालत माने या ना माने। और दूसरा ये है कि अगर वो शख्स जो है अपने मुतल्लिक को एविडेंस ही नहीं लेके आता, जो सेक्शन 340 सीआरपीसी है या 342 सीआरपीसी है, तो उसका फिर एक कॉन्सिक्वेंस। अब इसके अंदर आप ये हैं कि अब आप ये देखें कि आप ये तो चीज़ माने ना कि अदालत ने इन 4-5 जो आपके सामने केसेस आए हैं उसके अंदर पैटर्न आपको डिफरेंट है। कुछ कन्विक्शंस आई हैं, कुछ एक्विटल्स आई हैं, कुछ मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस आए हैं, कईयों को डिस्चार्ज कर दिया गया है, कई जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टेज के ऊपर निकल गए हैं। तो क्रिमिनल प्रोसेस के अंदर वो सारी चीज़ें। हाँ, यहाँ एक प्रॉब्लम ये आया है कि जिस शख्स ने कम्बर अपना केस लीगली इसको बैटल किया है अदालत के अंदर, उसको कोई ना कोई रिलीफ या उसके मुतल्लिक एक चीज़ आई है, और जिसने सिर्फ इसको पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर पे लिया है कि नहीं ये एक सियासी केस है, अब उस सियासी केस का तो वो आए कि अगर एक इंडिविजुअल एक्शन है आप उसके अंदर करें। जिस तरह मैंने कहा कि आपका पैटर्न या स्केल जो है पूरे मुल्क के अंदर एक चीज़ है, तो आप उसको इनोसेंट या स्कॉट फ्री तो नहीं कर सकते ना। या आप भी ये नहीं कह सकते कि अगर कोई शख्स मुलव्विस है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जो मुलव्विस है उसको नहीं मिलनी चाहिए। फैसला किसने करना है? फैसला अदालत ने करना है। पहले ये कहा जाता था कि जी एटीसी कोर्ट्स नहीं होनी चाहिए, मिलिट्री कोर्ट्स में क्यों गया? अब एटीसी कोर्ट के अंदर आई हैं, आपने नहीं किया, आपके पास हाई कोर्ट का फोरम अवेलेबल है, डिवीजन बेंच में जाएं, लेकिन अपने आप को सरेंडर करें। आप जितने भी लॉयर्स मैं आपको बताऊं, आप उनसे ज़रा इंटरव्यूज़ करें कि जिस एक्यूज ने सीरियसली इस केस को लिया है उसका आउटकम जो है डिफरेंट आया है, और जिसने सिर्फ इसको एज ए पॉलिटिकल तौर पे लिया और उसने कहा जी ठीक है जो होता है या देखी जाएगी, उसका एक कॉन्सिक्वेंस है। और कॉन्सिक्वेंस ना सिर्फ कन्विक्शंस में आया है बल्कि डिस्क्वालिफिकेशंस के अंदर आया है, और उसका पॉलिटिकल और लीगल सेटबैक। जाहिद खान साहब, हमारे सामने एक हिस्ट्री है, ये कह रहे हैं कि जिसने सियासी तौर पर केस लिया है उसको जो है रिलीफ नहीं मिला है, जिसने इसको सीरियस लिया है, बाकायदा तौर पर क्रिमिनल प्रोसीजिंग को लेके चला है, अपना लॉयर किया है, कहीं ना कहीं उसको रिलीफ मिल गया है। सियासी केसेस इससे कभी भी सियासी पार्टियों पर बनते रहे, आपकी पार्टी पर भी सियासी केसेस बने और उनका फिर हाल क्या हुआ ये भी हमारे सामने है। डू यू थिंक कि ये 9 मई के केसेस भी अभी कुछ अरसे, कुछ दिन के लिए, बाद में ये सजाएं जो है रिवर्ट हो जाएंगी? मेरे से सवाल किया? जी आपसे। अच्छा, सही बात है। देखिए, अगर जो 9 मई वाला वाकया है ना, वो तो एक ऐसा वाकया कि वो छुपने वाली तो है नहीं, और उसमें जो लोग इन्वॉल्व है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर ये नहीं है कि सिर्फ पीटीआई वालों के साथ ये ज्यादती हुई है। आपने देखा होगा कि अगर तारीख पाकिस्तान के देखे, हिस्ट्री देखे, तो हर दौर में किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बहुत ज्यादती हुई है, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, या हम उस वक्त जब मैं एमपी में था, या एमपी से पहले नेब थी, नेब के साथ जो कुछ हुआ, फिर उसके बाद जब मियां नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ, तो ये अब सारी चीजें आपके सामने हैं। और यहाँ तक आ गया कि जी सुप्रीम कोर्ट में एक मॉनिटरिंग जज भी बिठा दिया गया उसके लिए, नवाज शरीफ के लिए। तो ये अनहोनी है, हमारे मुल्क में अनहोनियां होती रहती हैं। हम समझते हैं कि ये जो 9 मई वाला वाकया है वो बहुत अफसोसनाक है। वो तो एक ऐसा है कि दुश्मन भी शायद न कर सकेगी ढूंढने क्या, क्योंकि इख्तलाफ होते हैं, हमारे भी कुछ पॉलिसियों पे इख्तलाफ होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होंगे कि जो इंस्टॉलेशन है वो तो कौम की है, वो मुल्क की है, तो उस पर अटैक करना या उसको बर्बाद करना मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं था। जिसकी सजा जिनको मिली, जाहिर है कि कोर्ट ने दिए। जाहिद साहब, आप पनामा केस का हवाला दे रहे हैं, पनामा केस रिवर्स हो गया, आप नैब केसेस का हवाला दे सकते हैं। नैब केसेस जब मियां नवाज शरीफ आए वो खत्म हो गए, तो क्या ये 9 मई के केसेस भी खत्म हो जाएंगे? आप ये समझते हैं कि अभी एक ऐसा पैटर्न सेट कर दिया गया कि ये जो है आइंदा आने वाले दिनों में अदालतों से रिवर्ट नहीं होंगे? देखिए जी, अगर वाकई सही फैसले हो गए हो और सही गवाहान पेश हो, सब चीजें ऑथेंटिक हो, तो मेरे ख्याल में उसको किस तरीके से रिवर्स करेगा? रिवर्स भी करेगा तो ये अदालतें करेंगे। अगर कोई खुद हुकूमत या कोई और किसी के पास तो इख्तियार नहीं है, अगर अदालत समझती है कि इसमें कोई वैक्यूम था, जो डिसीजंस हुए हैं उसमें कोई गलतियां थी या कुछ भी थे, जिस तरह जो आपने हमारी वाली बात की, तो उसमें तो थे ऐसी कि जब एक मॉनिटरिंग जज बैठता, सुप्रीम कोर्ट का बैठा, वो कहता है कि नहीं आप फैसला करवा जाओ। यहाँ तक कि जब नवाज शरीफ ने उनको कहा कि यार मेरे केस मुझे आने से तक रोके, मैं जब आऊंगा तो सुनाए, तो नहीं सुनाया, नहीं रोका गया, और वो वहां पे था, और उसकी बेटी दोनों आगे जेल में चले गए। तो ये हमारे मुल्क के अंदर अनहोनी तो होती है। मैं समझता हूं कि जो शामत कुरैशी के ऊपर जब आपने भी किया, बहुत सारे हल केस पे इतराज करते,
तो देखिए पिक एंड आप चूज नहीं समझते होना हैं कि चाहिए। ये 9 मई वाले केसेस में भी आगे जाके अनहोनी हो जाएगी, ये एकदम से सब खत्म हो जाएंगे, एकदम से उसी तरह मामलात होंगे जिस तरह से नवाज शरीफ साहब के साथ हुए थे और वो वापस आए थे, अब ऐसी सीट पे हैं वो मौजूद कि उनके भाई हुकूमत कर रहे हैं। देखिए अगर वाकई ऐसा वाकयात हो चुके, क्योंकि जो हमने देखे वो तो हो चुके हैं, अगर इसको रिवर्स करेगा तो ये मुल्क फिर चलेगा मेरे ख्याल में आगे नहीं फिर। जी फैसल चौधरी साहब, आप बताइएगा कि क्यों शाह महमूद कुरैशी साहब एक एक मुकदमा करके हर मुकदमे में बरी हो रहे हैं, 9 मई के खसूसन मुकदमात जो उन पर बनाए गए हैं, जबकि हाफिज़ मोहम्मद अशरफ साहब सेम केस है, मतलब अगर वो कराची में थे तो ये हाफिज़ मोहम्मद अशरफ जो कि पर्सनल गार्ड हैं इमरान खान के, ये इस्लामाबाद में थे, इनकी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, लेकिन इनको आज सज़ा हुई है इस मुकदमे में। व्हाट डू यू थिंक, बड़ी क्या सराहियाँ हो रही हैं इस पर? शाह साहब को तो सजा अब हो नहीं सकती ना जी, क्योंकि उसी अदालत में, उसी शहर की एक अदालत ने जो है उनको बरी किया है पहले, और वो जो सबूत हैं उनके मुताबिक तो उनको दूसरे मुकदमे में कैसे सजा हो सकती है। तो ये डबल जेपर्डी जो जहां तक दूसरे अशरफ साहब का है मुझे नहीं पता। बेसिकली जो प्ली ऑफ एलिबाई होती है ना जी, यानी मौके पे ना मौजूद होना, ये साबित जो प्ली ले रहा होता है उसने करनी होती है, और उसी को ही ये साबित करना पड़ता है। ये आपको प्रोसिक्यूशन को साबित करने की जरूरत नहीं होती। वो तो अगर आप ये कहते हैं कि मैं वहां पर नहीं था, तो शाह साहब ने जो अपना बर्डन ऑफ एविडेंस है वो डिस्चार्ज किया है पिछले मुकदमे में भी, और जाहिर है वही एविडेंस यहाँ पे पेश किया होगा, तो इसलिए उनको सजा आप किसी भी मुकदमे में, मेरा नहीं ख्याल कि 9 मई के मुकदमे में हो सकती है। शाह महमूद कुरैशी साहब वैसे ही आपकी पार्टी के वाइस चेयरमैन थे, आप समझते हैं कि अगर उनकी रिहाई हो जाती है तो वो तमाम चीज़ें लीड करेंगे, मुज़ाकरात का मामला हो, तहरीक चलाने का मामला हो, एक बड़ा पॉलिटिकल फिगर जो है अगर वो अदालत से रिहा होता है तो पार्टी सारी उसके ज़िम्मे होगी? अब देखिए सर, शाह साहब कदावर शख्सियत हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। पॉलिटिकली वो इतने रेलेवेंट रहते हैं, इमरान खान साहब को ट्रस्ट भी है, वो उनका एहसास भी करते हैं, उन्होंने जेल भी इमरान खान साहब के पीछे काटी है। ये बातें उनको दूसरों से मुमताज करती हैं। फिर एक ज़ाहिर है, एक पी काट के या एक तकलीफ़ें झेल के शाह महमूद साहब का आम कारकुनान के साथ भी एक रिस्पेक्ट है उनकी। फिर जो लोगों के साथ ताल्लुक है, राब्ता है उनका पुराने और नए लोगों के साथ, ये भी वो एक समझदार शख्सियत हैं, और सबसे बढ़ के उनमें ये कैपेबिलिटी को इमरान खान साहब को कायल कर सकते हैं। हाफिज़ साहब, आप सुप्रीम कोर्ट में ज़ाहिर बात है प्रैक्टिस करते हैं, जो जजमेंट्स आई हैं वो भी आपने डिटेल में जजमेंट्स पढ़ी हैं, 9 मई के केसेस सस्टेन करेंगे? आपकी क्या राय है कि सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते वो जो सज़ाएं हैं वो बहाल ही रहेंगी, वो रिवर्ट बैक नहीं होंगी? क्योंकि सियासी केसेस की तो हिस्ट्री है पूरे मुल्क की। देखें कंबर, एक तो ये है कि ये सियासी केस नहीं है। आप नैब की मैनिपुलेशन समझ लें या एंटी टेररिज्म, जो आपकी एंटी करप्शंस है, वो आप एक मैनिपुलेशंस का स्टैंडर्ड और होता है, या किसी एक ख़ास इवेंट के अंदर जो आता है, इसके अंदर आपका जो सारा प्रोसेस जो आपको नज़र आता है वो पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान के फ़ौज के इदारे नज़र आते हैं, और एक ट्रेंड सेट पैटर्न है। अब उस पैटर्न के अंदर भी आपने देखा होगा कि जब मैंने जिस तरह ओपनिंग में अपने कहा कि मिलिट्री लॉज अप्लाई करते हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट करता है, इन सारों को जहाँ पे लॉज अप्लाई थे या कंटोनमेंट एरिया था, इनको जो मिलिट्री कोर्ट्स में उसमें ट्राई किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ 103 लोग ऐसे थे जिनको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर लेके जाया गया। फैसल तो चौधरी, क्या उनके ये आने से प्रेडिक्ट फर्क करते तो हैं कि लाजमी शाह पड़ेगा। महमूद कुरैशी साहब बाहर आ जाएंगे? शाह साहब को अंदर नहीं रखा जा सकता सर, अच्छा, इस एविडेंस के बाद और इन फैसलों में। शाह साहब को तो बस ज्यादती करी है प्रोसिक्यूशन, उनके खिलाफ तो बाकी केस विड्रॉ कर लेने चाहिए, और उनको बाहर फौरन कर देना चाहिए। हमारी पार्टी को तो चलो हमारी जाती जरूरत है ना कि हमारे में पार्टी में क़यादत का फुकदान है, और हम चाहते हैं कि शाह महमूद साहब जैसा बंदा आ जाए जिसको इमरान खान ट्रस्ट भी करते हो। कल को इमरान खान साहब के मामलात दुरुस्त हो जाते हैं देखे ना establishment मामला, से, मैं आपको सीधी बात बताऊं, क्या आप देखे- समझते हैं कि 9 मई के केसेस रहेंगे? देखे मैं आपको बात बताऊं, जितनी देर तक पीटीआई एज ए पॉलिटिकल पार्टी और ये सारे जो हैं इस चीज़ से डिस्टेंस नहीं करेंगे और इस चीज़ को कंडेम नहीं करेंगे,
और इसके अंदर ये कहेंगे कि मोटिवेशन हमारी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं, और अगर हमने किया है तो हमें जो है उसका अफसोस है उस चीज़ के अंदर, हम इसकी मजम्मत करते हैं, उतनी देर तक ये मामला जो है कंबर ख़त्म नहीं आएगा। ये बड़ा एक सीरियस इशू है। अब उसको आप अब और उसको जहां पे कल एस्टैब्लिशमेंट खड़ी थी कि 9 मई पे माफी मांगे, अभी भी एस्टैब्लिशमेंट नहीं देखिए कि अगर आप किसी के खिलाफ इंडिविजुअल क्राइम भी करते हैं तो आपका एक कंपाउंडेबिलिटी तो होती है कि आप माफ भी कर देते हैं, आप उसको ट्रायल पे भी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन में भी, अपील में भी, सुप्रीम कोर्ट में, इवन प्रेसिडेंसी से पहले भी आपकी जब वो एग्जीक्यूशन आती है। इस केस के अंदर भी आप देखें कि या तो आप ये कहें ना कि जी ये जो चीज हुई है ये चीज गलत है और इसके पीछे जो है हमारा ताल्लुक कोई नहीं है, लेकिन अगर आप उसको एक पॉलिटिकल कवर दें और आप ये कहें कि नहीं जी इन जगहों पे जाना जो है वो हमें आइन भी इजाजत देता है, हमने जो काम किया उसके अंदर फ्रीडम ऑफ असेंबली भी है, और फिर उसको एक जुडिशल कमीशन के अंदर कहें कि जी उसको ले, और भी जुडिशल कमीशन ये सारी चीजें, वो अभी भी जो सजाएं हैं आप उन जजमेंट्स पढ़िएगा, उसके अंदर दो बुनियाद बनी, या सीसीटीवी फुटेज बनी है, डिजिटल मीडिया आया, या इन्होंने खुद शेयरिंग की है, या आपके लॉफुल प्रेजेंस है। Why don't you make a commission on that? नहीं, क्यों कमीशन बनाया जाए? नहीं, मुझे बताएं किस चीज का? नहीं, कमीशन तो देखे ना, कमीशन फॉर एग्जांपल एक क्राइम कमिट हुआ है, यू हैव द एविडेंस, आप कमीशन बना के सजाएं दे दें। नहीं, मुझे कमीशन का काम कंबर सजा देना नहीं है। कमीशन का काम ये है कि वो की रिपोर्ट की बेस पे अदालत से सजा नहीं होती ना, उस आपने देखा आप कह रहे हैं कि कमीशन की रिपोर्ट की बेस बिल्कुल नहीं होती, उसके लिए फिर आपको उस प्रोसेस के अंदर जाना पड़ेगा जो आपका क्रिमिनल ट्रायल्स का है। जी। अच्छा, अब ये मुझे ये बताएं, एक ये चीज है कि अगर अनसीन अक्रंस पूरे मुल्क के अंदर आता है तो आप कहें कमीशन बनाए, पता करे कहां कहां से लोग आ गए हैं, और भी सारी दुनिया ने देखा है कि लोग मौजूद हैं, किस तरह मॉब मोबिलाइजेशन जो है आपकी लिबर्टी मार्केट में आती है, किस तरह प्रोवोक किया जाता है, उसके बाद एक 6, 8, 9 महीने का नैरेटिव है जिसके अंदर ये चीज आती है। अब पॉइंट ये है पीटीआई वांट्स to clarify themselves, एक मिनट clarify themselves कि हम जो है ये हमने नहीं किया। आप कहते कि इन्होंने किया, आपके पास एविडेंस भी मौजूद है, मतलब यानी रियासत कहती है इन्होंने किया, आपके पास एविडेंस। अगर रियासत कमीशन बनाए, कमीशन की रिपोर्ट आए, उसके बाद क्रिमिनल केसेस चलें, कमीशन की रिपोर्ट उसमें इंडोर्समेंट एक हो जाएगी, डोंट यू थिंक कि वो केस एक बड़ा मजबूत केस बनेगा? फ्रॉम डे वन जो है, क्या पीटीआई का या पीटीआई का लीडर्स का ये नैरेटिव नहीं है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है? तो सर ये इसको गलत साबित करने के लिए आपने कमीशन बेस्ट स्ट्रेटजी सुन लेना। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जी जनाब हम किसी भी जगह जा सकते हैं और हमें जाना चाहिए। अब उसके अंदर यह है कि एक ऐसी चीज है जो एक्चुअल कमीशन ऑफ ऑफेंस है, आप उससे कहते हैं कि जी उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, तो फिर दुनिया में जितनी जगह मॉब के अंदर इस तरह के आपका तबाही आती है या आप पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, ये सारा कुछ आता है, वो कमीशंस बनते हैं उस चीज के अंदर। एक सामने ऑफेंस या तो आप डिस्कस करें जी जो है वो अपना केस भुगते, और भुगतने के बाद ये है कि अगर किसी को सजा होती है वो अपील के अंदर चला जाए। अब उसके अंदर आप टारगेट करें जजेस को। अब इसके अंदर जो है जो एटीसी कोर्ट से वो टारगेट्स आई, सुप्रीम कोर्ट टारगेट आ गई, जजेस टारगेट आ गए, आपकी एस्टैब्लिशमेंट आ गई, जो बात करे वो उसके अंदर टारगेट है, मीडिया टारगेट। एक ग्राउंड रियलिटी है कि 9 मई को इंसिडेंट्स हुए हैं जिस मैस लेवल पे हुए हैं, और जिस तरह प्रोवोक करके, मुझे ये बताएं कि पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ जगह पे लोग बैठे हों, क्या ये इंस्टेंट प्लानिंग है कि जी 12 बजे तय करना है कि जी फलां जगह पे आप चले जाना है? जो आपकी टारगेट सिलेक्शन है उससे आपको अंदाजा नहीं होता कि ये इंडिविजुअल एक्ट नहीं है, सर ये इनोसेंट एक्ट नहीं है। मैं आपको बताता हूं, अब कमीशन की आप कह रहे हैं, आप बिल्कुल अब जो बात कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में कमीशन नहीं बनते हैं, एक मामला जहां पे तनाजा आ जाए, जहां पे तनाजा क्रिएट किया जाए, एक पूरी मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी ये कह रही है कि हम इसके पीछे नहीं है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, फॉर इंस्टेंस आप कह रहे हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं है, उसका क्या हल है? उसका हल ये है कि ये ठीक है आप इनको क्रिमिनलाइज करें, जिसने भी रियासत के खिलाफ किया है उनको सजाएं भी दें, लेकिन अवाम को सच दिखाने के लिए एक कमीशन भी बना दें। आपके पास तो एविडेंस मौजूद है ना। कमर देखें कि एक वो लोग हैं जो आपके सामने फिजिकली जो प्रेजेंस है, जिन्होंने अपने मीडिया को अपलोड किया। अब आप दूसरी जो बात कर रहे हैं ना वो है प्लानर्स की,
और जो वो चीज आया है वो प्लानर्स पे जाना चाहिए ताकि उसका नतीजा निकले इस चीज के अंदर कि सिर्फ वो लोग जो इनोसेंट इस्तेमाल हुए हैं वो नहीं है। अगर वो देखे ना कि अगर मियां वाली सरगोदा के अंदर को गए हैं, जिस पे अब हम एग्री हो अगर को गए किसी जगह तो इंस्ट्रक्शंस है ना कि आपने इन जगहों पे जाना है। अगर पूरे मुल्क में अगर कमर सिर्फ पूरे मुल्क के अंदर एक जगह होता तो आप समझते थे कि यार इसके अंदर बहुत सारे, मैं एज ए क्रिमिनल लॉयर आपको बता रहा हूं प्रैक्टिस के तौर पे, मैं ये सारी अटेंडिंग है कोऑपरेटिव आपकी जाने पाऊंगा, लेकिन एक छोटा सा नाज़रीन हमने पहले ब्रेक लेना है। वी विल बी राइट बैक, शॉर्ट ब्रेक, डिस्कशन इसी तरह जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जाहिद खान साहब से जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है उनसे सवाल करूंगा। जाहिद साहब, आप डिस्कशन सारी सुन रहे थे, डोंट यू थिंक कि 9 मई के मामले पर इमरान खान साहब का जो मुतालबा है कि कमीशन बनाया जाए, आवाम के सामने सच लाया जाए, हम ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हमारी तारीख भरी पड़ी है ऐसे कि कमीशंस बनते हैं लेकिन उसमें कोई किसी नतीजे पे नहीं आते, कोई रिपोर्ट अक्सर आते हैं तो रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आती और लोग उसके बारे में इबाहम का शिकार रहते हैं। तो अगर वो दरख्वास्त कर रहे हैं कमीशन बना देना चाहिए, इसमें क्या कबाहत है? अब मैं उस पर आता हूँ, लेकिन पहले आपने कहा कि अगर ये रिजीम चेंज होता है और फिर वो हुकूमत आते हैं तो फिर क्या सूरत हाल बनेगा। तो ये सूरत हाल तो आपके सामने है। 2014 में जो कुछ हुआ था, पीटीवी पे कब्जा हो गया था कि नहीं हुआ था, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था कि नहीं हुआ था, फिर सेक्रेटरिएट पे लोग गए थे कि नहीं गए थे। और देखिए सदर इलवी साहब और इमरान खान ये दोनों मफरूर थे कि नहीं थे। जब मफरूर थे मुंतखब भी हो गए, आगे बैठ के सदर भी बन गया एक और एक वज़ीर आज़म बन गया। उन्हें उसे अपने दौर में जाके अपने केसेस उसे अदालत उनसे खत्म करवाई है। इस मुल्क के अंदर तो ये चीजें तो चलती रहती है। ये कोई अनहोनी बात मुझे मैं ये 40 साल सियासत की, मैंने इस सियासत में कोई अनहोनी बात यहाँ इस मुल्क में नहीं लिखी। ये चीजें होती रहती। जहां तक आपने बात की कमीशन की, हमीदुर रहमान कमीशन फर्स्ट बना था आपका, उसका रिजल्ट आज तक कोई आपके सामने आया? उसके बाद ये उसामा बिन लादेन का बना था। वो जो ये दूसरा जो हमारा नेब का जो चेयरमैन था जो चला गया, वो भी किसी कमीशन का था ना। वो जो लोग जो गमशुदा लोगों के बीच एक कमीशन बना था, उसका आज तक आपने कुछ सुना? तो कमीशन तो एक ऐसी चीज है कि अगर आपने कुछ करना नहीं है तो इसको बस कमीशन के अंदर डाल दो, ये पड़ा रहेगा और फिर कभी कभी इसके छोटी मोटी बातें आएंगे, फिर मसला खत्म हो जाएगा। असल मसला यही है कि आया ये वाकया हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि वो चीजें कमीशन होनी चाहिए कि जिसपे आपको ये पूरा तसल्ली ना हो कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस सूरत हाल में चूंकि 9 मई वाला वाकया तो ऐसा है कि वो सारे आपकी मीडिया ने दिखाया, लोगों ने आके बोल भी दिया, बहुत सारी चीजें हुई है। यहाँ तक आपने देखा होगा कि जब परवेज मुशर्रफ के खिलाफ विकास सेठ ने, जो हमारे पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब थे, उसने फैसला दिया, तो उस वक्त हमारे जो हुक्मरान थे, उन हुक्मरान की कुछ वजीरों ने क्या किया, तो कुछ नहीं कहा, तो क्या हुआ। तो यही है, ये चीजें तो इस मुल्क के अंदर। वो बेचारा तो मर गया, फोत हो गया, किस तरीके से फोत हो गया वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन परवेज मुशर्रफ ना आया, ना उसको सजा मिली, ना उसको सजा दिया गया। तो यही चीजें है हमारे मुल्क के अंदर, ये कोई अनहोनी बातें नहीं। बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि इस बात में कोई अनहोनी बात नहीं है। हमारे मुल्क में ये चीज़ें होती रहती हैं, पूरी तारीख हमारी भरी पड़ी है। लेकिन क्या हमने इससे आगे भी निकलना है, इससे आगे भी चलना है? क्या हमने कोई नया प्रेसिडेंट भी सेट करना है? फैसल चौधरी साहब से जानने की कोशिश करेंगे। चौधरी साहब, आज फिर 2 मुकदमात का जो मुझे एक लफ्ज़ बोल देते तो फिर आप, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। मैंने पहले अभी शुरू नहीं हुआ तो मैंने यही कहा था कि हम सियासतदान अगर ठीक हो तो हम मिल बैठकर इस मसाइल का हल ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं। निकालना भी सियासतदानों का काम है, लेकिन बदकिस्मत ये है हर एक छतरी ढूंढ रही है और छतरी के नीचे जाके साए के तले बैठ जाता है, जिससे ये खराबियां यहाँ तक आ गई है। जी फैसल चौधरी साहब, आपको मुज़ाकरात की ऑफर मुस्लिम लीग नून कर रही है और मुख्तलिफ टॉक शोज में भी इनके जो रहनुमा हैं उनके बयानात हैं कि आप बैठें। आप लोग एक तो बैठते नहीं है ना किसी के साथ, वो जाहिद खान साहब भी कह रहे हैं आप बैठ के हल निकालें, बैठ जाएंगे हम आपके साथ। देखिए, थैंक यू, आपने मुझे मौका भी दिया। ये जो बैठने की बात है ना सर, ये अब 2 पार्टियों की बात नहीं रहेगी, ये तमाम पार्टियों को मिलकर बैठना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकल स्पेस खत्म हो गई है।
मुल्क में सियासत जो है वो नहीं हो रही। हुकूमत में है, कुछ पार्टियां हुकूमत कर रही हैं, लेकिन वो सियासी तौर पे तो मजबूत नहीं है। आज भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो हैंड्स डाउन पीटीआई जीत जाएगी। और पीटीआई वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई वर्सेस गवर्नमेंट, टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि हमारे लोग जो है वो एक दूसरे के साथ बैठेंगे तो दोनों को नुकसान होगा। थर्ड पार्टी ऑप्शन जिस तरह से अभी तरीके तफज़े पाकिस्तान है, वो लोग हैं, महमूद खान चकजई साहब जो हैं वो एक सीट के पे ही असर रखते हैं, लेकिन पुराना आदमी है, पॉलिटिकल वर्कर है, समद खान चकजई का साहबजादा है, तो रिस्पेक्टेड आदमी है। उस तरह दूसरे लोग हैं। तो ये सारे मिल के अगर कोई बात करें तो फिर तो देखिए कोई मुंह से बनाया जा सकता है। क्योंकि इसमें शायद ही अभी देखना कंबर ये है कि जूम आउट करके देखना है ना, इट्स नॉट पीटीआई वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट एनीमोर। इट इज पॉलिटिकल पार्टीज हैव लॉस्ट देयर स्पेस, पॉलिटिकल स्पेस खत्म हो गई है। और इसी को रीगेन करने के लिए आपको 4-5 पॉइंट्स, सर, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? पॉलिटिकल पार्टीज, पर्टिकुलरली एनी पॉलिटिकल पार्टी यू वांट टू नेम इट? नहीं सारी हैं उसमें, मैं क्यों किसी नहीं, को सारी accept मुस्लिम करूं? लीग नून तो कहती है पीटीआई ने स्पेस खत्म की है। नहीं पीटीआई आप की 9 मई space ना तो करते खत्म तो हो ये गई ना। स्पेस खत्म ही नहीं होती। नहीं तो ना ये उस वक्त हिस्सा बनते, ना ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत दोनों जमातें जो इन्होंने वहां पे वादा किया था, ना किसी की उंगली पकड़ के आते। नहीं तो मौलाना आप फजल रहमान साहब वो कहते हैं कि ये भी उंगली पकड़ के आए हैं, ये कौन सा फिर खुद से आ गए वो हैं? तो नून लीग तो उसी गमले में लगी है ना, उसको तो छोड़ दें। उनका तो दूध पोतड़े, उनके तो पाउडर, उनकी सारी खिलौने भी वहीं से आते रहे, वो छोड़ दें। गुजारिश ये है कि अब आगे भी बढ़ना है कि इसमें लगे रहना है। पीटीआई ने स्पेस, अगर आप जो नून लीग और पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातें एएनपी वगैरह, वो अगर ना उस वक्त बाजवा और फैज के कहने पे मुंतखब हुकूमत को हटाती तो आज स्पेस बाकी रहती। आज तो ये देखें ना, आप जो डिफेंस मिनिस्टर है ठीक। उसकी हालत क्या है, वो चपड़ासी से बदतर है। उसको मुनीब साहब ने कहा नहीं कि जाहिद होते साहब कौन है? इन्होंने तो चौधरी साहब बात कर रहे हैं बाजवा साहब की, इन्होंने तो बाजवा साहब को जो एक्सटेंशन दी थी उस पे माफी मांग ली है, कौम के सामने मांगी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांगी है। आप लोगों को कुछ रिग्रेट्स हैं कि बाजवा साहब को जो वोट दिया था मुस्लिम लीग नून ने असेंबली में, उनकी एक्सटेंशन के लिए गलत कदम था वो? देखिए बिल्कुल वो गलत कदम था। मैं एक सियासी कारकुन हूँ, लेकिन ये भी बात गलत है कि वो कहते हैं कि जी वो सिर्फ इमरान खान को हटाया गया है। इमरान खान के खिलाफ एक अदम इत्मीनाद की तहरीक आई थी, और जिस तरह की ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी थे, जब इनके साथ थे तो इनकी हुकूमत चल रहा था। जब इनसे वो हट गए और अपोजिशन के साथ, उस वक्त के अपोजिशन से मिलकर अदम इत्मीनाद, ये कैसे गैर जमहूरी आप इसको कह सकते हैं? गैर जमहूरी तो नहीं था। गैर जमहूरी तो आप उस चीज को कह दे या मार्शल्ला लग जाए या जबरदस्ती किसी को हटा दे। अगर आपने एक अदम इत्मीनाद, अगर अभी भी कोई अदम इत्मीनाद लेके आते और शहबाज शरीफ को हटाते तो हम कहेंगे कि ये गैर आईनी नहीं हो सकता है। देखिए नहीं जब तो तक देखें जाहिद साहब, बात ये नहीं है, बात ये है कि तरीकाकार, किसी भी चीज के लिए जो तरीकाकार अडॉप्ट किया जाता है वो कैसा है। आपकी हुकूमत हटाने के लिए पनामा आया था, आपने कहा पनामा का फैसला ही गलत है। आपने वो पनामा का फैसला आज तक आप लोग नहीं मानते कि वो गलत हुआ था, हमें जबरदस्ती निकाला गया। इनके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन आई, ये कहते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन बाहर से स्पॉन्सर्ड थी, बंदे खरीदे गए, जबरदस्ती उनसे नो कॉन्फिडेंस मोशन करवाई गई। तो बात यह है कि हर 2 साल बाद जो ये नई हम एक चीज देखते हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया जाता है, क्या सियासतदान इस पर मिल बैठेंगे कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए? यही तो मैंने पहले आपसे अर्ज की थी कि बैठना चाहिए, लेकिन ये कि आप हम हमारे में और उसमें वो फर्क जरूर आप समझिए। देखिए वो तो एक जज के जरिए, मॉनिटरिंग जज बिठा के गलत फैसला करके आपने हटाया, लेकिन ये तो अदम इत्मीनाद को आप गलत भी कह सकते, ये भी कह सकते, मेंबर आ गए, लेकिन मेंबर थे ना, पार्लियामेंट ने हटाया ना, किसी और ने तो नहीं हटाया, वो तो किसी ने हटाया। अभी इस वक्त जो सूरत हाल है, ये बिल्कुल सही है कि इस मुल्क की जितनी भी पोलिटिकल पार्टीज है सबको मिल बैठना चाहिए और एक रास्ता निकालना होगा। जब तक हम रास्ता नहीं निकालेंगे तो ये मुश्किलात होगी, कौम के लिए भी मुश्किलात होगी, मुल्क के लिए भी मुश्किलात होगी। हमें सब पोलिटिकल पार्टीज को ऐड करना चाह रहा हूँ जी, वो ये है कि देखिए आइन में बहुत सारे काम है जो इनकी इजाजत है। जैसे आप गवर्नर राज लगा देते हैं, पहले 58(2) बी होता था असेंबली तोड़ने का इख्तियार, लेकिन उससे जमहूरियत की खिदमत नहीं होती ना।
आईनी तौर पे आपने किया या करवाया गया आपसे, लेकिन उसके उसके बावजूद जमहूरियत मजबूत नहीं हुई। आपके उस कदम से जमहूरियत सही और सियासत पाकिस्तान में कमजोर हुई है। सही ये तारीखी वाकयाती सही का वाकया है। सही आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी का नाज़रीन शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। पाकिस्तान भारत तनाज़ा क्या मज़ीद बढ़ेगा, क्या कोई जंग दोबारा से भी हो सकती है, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ मौजूद हैं नाज़रीन एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद साहब। बहुत शुक्रिया सर हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ताल्लुकात नॉर्मल नहीं होंगे और जंग का इम्कान हमेशा रहेगा। लेकिन अब जैसे डीजी आईएसपीआर ने कहा, अब अगर जंग का वो हमाकत करते हैं तो पाकिस्तान की इतनी रीच और पाकिस्तान की इतनी दूर मार हमारे पास एक कॉम्बैट सलाहियत है कि हम उनको ऑल अक्रॉस इंडिया हम उनको इंगेज कर सकते हैं और हिट कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये होगा अल्टीमेटली कि नाउ दिस टाइम इट विल बी एन ऑल आउट वॉर। अगर भारत इस हमाकत के लिए तैयार है तो फिर उसको पाकिस्तान के जवाब का भी इंतज़ार रहना चाहिए, उसके लिए उनको तैयार रहना चाहिए, जिसका एक ट्रेलर जो है वो हम उनको दिखा चुके हैं। एयर मार्शल साहब, आप क्या समझते हैं इस टाइम जो है वो जो फील्ड मार्शल हैं वो मौजूद हैं अमेरिका में, पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात काफ़ी बेहतर सतह पे हैं। माजी में हमने उतार चढ़ाव देखते रहे हैं दोनों ममालिक के ताल्लुकात में। डू यू थिंक सो अगर कुछ ऐसा होता है तो अमेरिका की हमें भरपूर सपोर्ट हासिल होगी? देखिए जी, इसके बारे में हमें बड़ा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हम जो देख रहे हैं वो अमेरिकन और इंडियन रिलेशनशिप में एक टेंशन है। ये बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि ये दो शख्सियतों का जो है आपस में मिसमैच है, प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप का। लेकिन नेचुरली अगर देखा जाए तो भारत जो है वो एक नेचुरल एलाय है अमेरिका का। पाकिस्तान के साथ हमेशा जो है ना शॉर्ट टर्म जो उनके नेशनल इंटरेस्ट होते हैं अमेरिकन, वो हमें एंगेज करते हैं, और फिर जब उनके वो मकासद पूरे हो जाते हैं तो अब तक की हिस्ट्री ये चीज़ बताती है कि फिर वो ताल्लुकात में जो है एक अब्रप्ट जो है वो चेंज आता है और वो जो है पाकिस्तान से दूरी पे चले जाते हैं। आखिर ये जो मोदी से दूरी हो रही है ये किन वजूहात की वजह से अमेरिका की दूरी हो रही है? देखें जी, इस पे मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन ये है कि पहली बात तो ये है कि अमेरिका ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की भारत पे, उसको खड़ा किया चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी में, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि भारत कुछ अपने साइज से ज़्यादा जो है उसमें जो है वो उनके गुब्बारे में हवा भरी गई और वो अमेरिका को आंखें दिखाने लगे। तो इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने जो है उन्होंने कोशिश की कि भारत को ये रियलाइज़ कराया जाए कि विदाउट अमेरिकन सपोर्ट वो इस रीजन में उनका जो कोई ऐसा बड़ा कद काठ नहीं है। एक ये चीज़। दूसरे, जब उनको मार पड़ रही थी भारत को तो अमेरिका ने उनको बेल आउट किया पाकिस्तान के हाथों मजीद तबाही से, लेकिन बजाय इसके कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप के शुक्रगुजार होते कि उन्होंने एक सीज फायर की करवा दी है और भारत को एक और बड़ी जो है ना तबाही से बचाया है, तो उसके बजाय उन्होंने इस चीज़ को डिनाई करना शुरू कर दिया। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो कुर्बत बढ़ी है क्या ये इंटरनेशनल सिनेरियो की वजह से बढ़ी है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारत को कट टू साइज करना है, जाहिर बात है पाकिस्तान से अमेरिका पाकिस्तान के क्लोज आ रहा है, या फिर बनियानुल मरसूस के बाद पाकिस्तान की वॉर पोस्टरिंग ऐसी हो गई है कि पूरी दुनिया ये बात मानने को तैयार है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो दफाई सलाहियत रखता है और अपना दिफा भरपूर तरीके से करना जानता है। तो जो हमारी पोजीशन थी उसमें बेहतरी आई है, जो दुनिया की नज़र में हम लोग थे, जो हमारा एक इमेज बना हुआ था, वो एक रीबिल्डिंग की तरफ गया। जी बिल्कुल, ये जो दूसरी बात है ये ज़्यादा अहम है कि हम इस इंटेंस वॉर में से एक फातेह कौम की हैसियत से उभरे हैं
और अब हमारे कदर मंजिलत में इजाफा हुआ है और दुनिया को एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है और पाकिस्तान जो है वो परसेप्शन मैनेजमेंट का शिकार है। असल प्रॉब्लम भारत में है, जबकि वो भारत अपने फॉल्स नैरेटिव्स की वजह से पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहराता रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। एयर वाइस मार्शल हमारे साथ मौजूद थे। नाम का टाइम ख़त्म हो गया, फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।